Good morning, members. This is C. Abhishek S. Chauhan, and welcome all to this particular channel in which we are going to cover a very important case studies as with the description you have already came to know. ये जो एक मेरे पास केस स्टडी है ये भी अभी रिसेंटली जून के बाद एग्जाम्स में जो काफी सारे मेंबर्स अपीयर कर रहे हैं, पास भी हो रहे हैं, कुछ नहीं भी हो रहे हैं, उनसे काफी जगह से मेरे पास एक इकट्ठी होके केस स्टडी आई है जो कि बार बार रिपीटेटिव मोड पे हमारे पास आ रही है ना। तो उसको डिस्कस करना इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दैट केस स्टडी इज एक्चुअली हैविंग सो मच कैलकुलेशंस पार्ट एंड एक भी अगर जरा सी आपकी कैलकुलेशन गलत होगी तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपके मार्क्स जो है वो कट जाएंगे। दो केस स्टडीज में आपके साथ डिस्कस करूंगा। सेकंड वन इज अगेन उसके तीन पार्ट्स में से एक पार्ट जो है वो हमारे पास थोड़ा ट्रिकी है, बाकी दो पार्ट्स आर वेरी इजी। जो पहली केस स्टडी है वो वैसे आसान है पर एग्जाम में बहुत बार आ रही है और एक भी कैलकुलेशन गलत हुई तो इट विल बी इनकरेक्ट। सो let's start that particular concept. First we will have a brief discussion about the concept and then we will start the exact question that is asked in the exam. So whenever the question comes around, for example, while we have to calculate the value of a bond or a value of a share, then the simple formula for that is, जब मुझे एक वैल्यू ऑफ द बॉन्ड एक वैल्यू ऑफ शेयर निकालना होता है तो उसका सिंपलेस्ट लॉजिकल कॉन्सेप्ट क्या होता है कि मैं अगर आज के आज उस पर्टिकुलर सिक्योरिटी वेदर इट इज बॉन्ड और शेयर को अगर खरीद कर रख लूं, आज मैं खरीदूं तो इसके बाद, इससे पहले नहीं, इसके बाद फ्यूचर में मुझे जो भी इनफ्लोज होंगे इस पर्टिकुलर सिक्योरिटी को खरीदने की वजह से उन सारे इनफ्लोज की मेरी एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न पर जो प्रेजेंट वैल्यू निकलती है उसी को हम क्या बोलना शुरू कर देते हैं, थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ द बॉन्ड या थ्योरेटिकल प्राइस ऑफ द शेयर। अगेन आई एम रिपीटिंग, व्हाटएवर द बेनिफिट्स दैट यू आर गोइंग टू जनरेट by having that particular share or that particular bond, if you purchase that bond today, in the future time, not in the past time, only the present value based on your expected rate of return. So इस क्वेश्चन में भी ज्यादा दिक्कत कुछ नहीं है, बट इशू ये है कि जब आपके पास डिवेंचर्स या बॉन्ड्स होते हैं तो समटाइम्स इंटरेस्ट आर पेबल हाफ एनुअली और हाफ ईयरली और आफ्टर 6 months। वही इस क्वेश्चन में भी है। सर हाफ ईयरली होने से फर्क क्या पड़ता है? सिंपल सा फर्क पड़ता है कि अगर मेरे पास 6 महीने बाद इंटरेस्ट आएंगे तो मेरा जो डिस्काउंटिंग रेट है उसके साथ में मुझे 1 + r इंटू 6/12 करना पड़ेगा, या सिंपली मैं बोलूं तो मेरा जो डिस्काउंटिंग रेट होगा वो क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। कंपाउंडिंग पीरियड्स को 6 महीने को आप एक टाइम पीरियड मान सकते हो और जो सिर्फ रेट को क्या कर दो, हाफ कर दो। कैसे होगा सर क्वेश्चन, क्या है क्वेश्चन, बस इसके बाद हम लोग वही सीखने वाले हैं। जो भी इस बॉन्ड को खरीद के फ्यूचर में फायदे होंगे उनकी आज की जिस दिन पे वैल्यू आप वैल्यू ऑफ शेयर वैल्यू ऑफ बॉन्ड निकाल रहे हो उस दिन की वैल्यू हम लोगों ने निकालनी होती है। ठीक है, तो इसके बाद डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के आपको लोगों को जो एक्सेल की शीट जो मैं यूज करने वाला हूं और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल जो मैं यूज करने वाला हूं दोनों मिल जाएंगी, तो वहां से आप लोग इनको डाउनलोड भी कर सकते हो। फिर भी कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन थ्रू माई नंबर, जो अभी थोड़ी देर के बाद आप लोगों का फ्लैश भी होना यही स्क्रीन पे शुरू हो जाएगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट दिस पर्टिकुलर केस स्टडी। This is the question in front of you. It says the bond is issued on 1105. Previously it is issued. Par value is 1000 rupees. Coupon rate is 10%. Coupon rate means interest rate that you are going to get. Payable semi-annually. So if I ask कि अगर 6 महीने बाद पे होगा तो 10% ही पे होगा सर? नहीं, it would be 5%. And on 30th June and 31st of December every year. डिस्काउंट रेट इज 12%। मैं आपको पहले लॉजिकली सॉल्व करना भी सिखाऊंगा, उसके बाद एक्सेल पे सॉल्व करना भी सिखा दूंगा। द बॉन्ड इज रिडीमेबल ऑन 31/12/2020। अब अगर आप खुद देखो तो 5 में बॉन्ड इश्यू हुआ, 20 तक चलेगा, मतलब 15 साल का बॉन्ड है और 15 साल में भी हाफ ईयरली इंटरेस्ट पेमेंट होगी तो 30 टाइम पीरियड हो जाएंगी। ठीक है, अगर पूरे टाइम ड्यूरेशन के दौरान निकालना होगा, पर थोड़ा सा आपको आसान कर दिया एग्जामिनर ने। इट सेड मिस्टर एक्स परचेजेस द बॉन्ड ऑन 1/1/2013। ठीक है, और यही अगर मैं आपको वैसे बताऊं तो ये एग्जैक्टली आपका सेम क्वेश्चन है विद सेम फिगर्स, क्वेश्चन नंबर 43 ऑफ सीए फाइनल प्रैक्टिस मैनुअल,
जो रिसेंट एडिशन है उसका 43rd क्वेश्चन है ये सीए फाइनल का एसएफएम के एग्जाम का, ठीक है। तो अगर आप वहां पे भी इसका सॉल्यूशन आंसर चेक करना चाहो तो यू कैन चेक। मिस्टर एक्स परचेज द सेम ऑन 1/1/2013। अब 1/1/2013 को अगर हमने खरीदा और इस दिन पे मुझसे वैल्यू कल को पूछी जाएगी तो मैं ये देखूंगा कि 1/1/2013 के बाद मुझे कौन कौन से डिविडेंड्स या कौन कौन से इंटरेस्ट जो है वो मिलने वाले हैं, ठीक है। उनकी सबकी प्रेजेंट वैल्यू में 1/1/2013 को निकाल दूंगा तो वही उस दिन का क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ द बॉन्ड। अब सबसे पहले तो मुझे पूछा गया कि व्हाट इज द वाईटीएम। वाईटीएम निकालने का बेसिकली आपको कॉन्सेप्चुअली फॉर्मूला पता होना चाहिए। इस क्वेश्चन में तो इजीली निकल जाएगी, मैं आपको एक्सेल में निकालना सिखा दूंगा। वाईटीएम का मतलब क्या होता है कि जो आपका आउटफ्लो होगा आज के दिन पे शेयर को खरीदने के लिए, बॉन्ड को खरीदने के लिए, और बदले में जो जो जिन ईयर्स में या टाइम पीरियड्स में आपके पास इनफ्लो आएंगे उनमें बाय डिफॉल्ट रिटर्न आईआरआर कितनी है, ठीक है। तो आप इनफ्लोज लिख दोगे, आउटफ्लोज लिख दोगे और उसके ऊपर इज इक्वल टू आईआरआर का फॉर्मूला लगाओगे। कैसे सर, ये देख लीजिए एक बार। यहां पे मेरे पास अगर मुझे YTM निकालनी है तो मेरे पास ये मैंने यहां पे आप लोगों के लिए लिख दिया, जो जो साल हैं उन सालों में आज के ईयर जीरो पे मेरी तरफ से आउटफ्लो होगा 1000 रुपए का, और 2013 में टाइम पीरियड पहला जो 30 जून को आएगा, उसके बाद फिर दिसंबर जून दिसंबर जून दिसंबर ऐसे चलता चलता लास्ट में 2020 के दिसंबर पर जाकर खत्म होगा। तब तक मुझे आउटफ्लो आज के दिन पे क्या करना पड़ेगा, मान के चल रहे हैं कि पार वैल्यू पे ट्रेड हो रहा है वो, तो 50-50-50 इंटरेस्ट आते जाएंगे। 50 क्या है ऐसे इंटरेस्ट 1000 इंटू 10% इंटू 6/12, 6 महीने का इंटरेस्ट, और लास्ट के टाइम पीरियड पे हमें 1000 रुपए जो उसके रिडम्पशन वैल्यू है वो भी रिकवर हो जाएगी। तो अगर मैं यहां पे फॉर्मूला लगाऊं इज इक्वल टू IRR ब्रैकेट स्टार्ट, और यहां पे ईयर 0 से शुरू करके मैं इन सबको सेलेक्ट कर लूं। आगे कुछ रैंडम गैस अगर आपको मारना हो तो आप मार सकते हो, नहीं तो रहने दीजिए। चाहे क्लोज करूंगा तो ये मेरे पास आंसर देगा 5%। बट ये जो इनफ्लोज आ रहे हैं वो कितने कितने टाइम इंटरवल्स के बाद आ रहे हैं, 6-6 महीने के बाद। तो ये IRR या YTM भी कितने कितने टाइम ड्यूरेशन की निकली, 6-6 महीने की ड्यूरेशन की, है ना। तो अगर मुझे एनुअल YTM चाहिए, जनरली एनुअल लिखी जाती है, तो एनुअल YTM इज 10%, इसका डबल, ठीक है। तो पहला मेरे पास आंसर आएगा इसका, एनुअल YTM इज 10%, that is the double of this particular column, ठीक है। तो इसका जो पहला क्वेश्चन इस पे पूछा हुआ है उसका आप लोगों के पास जो फाइनल आंसर होगा that would be 10%. Second, he is asking what is the value of the bond as on 1/1/2013. So let me show you the diagram कि हमें क्या क्या इनफ्लो मिलने वाले हैं। अगर मैं यहां से स्टार्ट करूं तो ये आपकी 1/1/2013 है, ठीक है। जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन द स्क्रीन। ये 1/1/2013, यहां पे मुझे वैल्यू ऑफ द बॉन्ड चाहिए, तो इसके बाद मुझे पहला जून में 13 को मिलेगा इंटरेस्ट 50 का, फिर दिसंबर में, फिर अगले 14 के जून दिसंबर, 15 के जून दिसंबर, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो अब इन सब की मुझे क्या निकालनी है, प्रेजेंट वैल्यू। द ओनली पॉइंट इज जो डिस्काउंट रेट मेरे पास अवेलेबल है वो दिया हुआ है 12%, पर बाई डिफॉल्ट ये डिस्काउंट रेट जो नीचे लिखा भी हुआ है 12%, वो एनुअल, अगर कुछ ना लिखा हो तो क्या मान के चलते हैं हम लोग कि दैट इज दिस इज एनुअल। और अगर ये एनुअल है पर मेरे पास तो ये इनफ्लो जो 50,000 आने वाले हैं वो साल साल के बाद आने वाले हैं कि 6-6 महीने के बाद, यहां से सिर्फ इसको 6 महीने के लिए डिस्काउंट करना है, ठीक है। तो उस सिचुएशन में हम चुपचाप से 6 महीने के लिए डिस्काउंटिंग का रेट क्या यूज कर लेंगे, 6%, और नंबर ऑफ कंपाउंडिंग पीरियड्स आपके डबल हो जाएंगे। अगर 6-6 महीने बाद आपको इनफ्लो आएंगे तो ऑब्वियस बात है नंबर ऑफ कंपाउंडिंग पीरियड्स विल बी डबल, है ना। तो कितने हो जाएंगे वो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है। तो 16 बार आप लोगों को क्या मिलेगा, डिविडेंड्स मिलेंगे, ठीक है। तो उन सब की आपने प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। तो वो कैसे निकलेगी सर, अब यहां पे मैंने लिख दिया, यही आप लोगों के पास प्रेजेंट वैल्यू के लिए आपने फॉर्मूला लगा दिया, इज इक्वल टू, इफ आई क्लियर दिस पर्टिकुलर कॉलम फॉर यू, तो मेरे पास यहां पे कैसे लगेगा प्रेजेंट वैल्यू फॉर्मूला, इज इक्वल टू दिस डिवाइड बाई 1 प्लस 0.06 रेज टू पावर विद शिफ्ट प्लस 6 के साथ दिस, आई विल रेफर दिस कॉलम 1। तो ये आपके पास इफ यू ड्रैग टिल हियर एंड प्रेस कंट्रोल डी तो आपके पास टोटल आ जाएगा, और अगर आप यहां पे इनका सम कर दोगे तो दैट विल बी द वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर बॉन्ड। तो इट इज द आंसर ऑफ योर सेकेंड पार्ट, 898.941।
सो दिस इज द आंसर 898। यहां पे अगर मुझे वैल्यू चाहिए तो 898.94 अप्रोक्सीमेटली, एंड दिस इज द आंसर ऑफ योर सेकेंड पार्ट 898। अब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग इसका पार्ट स्टार्ट होता है, जिसका कि आंसर इवन आपके पास लिखा भी हो सामने, ये प्रैक्टिस मैनुअल भी मिल जाएगा। अगर मैंने आपको जैसे कहा कि 43rd क्वेश्चन है ये, तो भी आपके पास ये पता नहीं चलता कि हाउ वी गॉट दिस पर्टिकुलर आंसर। सो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर आंसर विद मी, दैट हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द बॉन्ड ऑन 1st of March 2013। अब दिस इज 1st of March 2013, आफ्टर दिस डेट आफ्टर 2 months। तो ये कैसे निकलेगा सर आंसर, ध्यान से देखना है। पहले मैं यहां जून पर प्राइस निकालूंगा, 30th of June का, ठीक है। अगर 30th of June के ऊपर मेरे पास प्राइस आ गया तो उसको अगर मैं 4 महीने के लिए डिस्काउंट कर दूं प्रोपोर्शनली, कितना टाइम के लिए डिस्काउंट कर दूं, 4 महीने के लिए, क्योंकि 4 महीने अगर पीछे जाऊं तो क्या 1 मार्च पे पहुंच जाऊंगा, आंसर इज यस। तो पहले मुझे जो प्राइस निकालना है वो कब का निकालना है, 30th of June का। सर वो कैसे निकलेगा, 30th of June के बाद क्या क्या इनफ्लो होने वाले हैं, ये इसको एक टाइम पीरियड के लिए, इसको 2 के लिए, इसको 3 के लिए, इसको 4 एंड ऑल हम लोग डिस्काउंटिंग कर देंगे। और जो ये 50 रुपए इस टाइम पे मिलेगा, अगर आज ही के दिन पे हमें कोई इनफ्लो मिल रहा हो तो उसके लिए थोड़ी डिस्काउंटिंग फैक्टर लगता है, उसके लिए तो उसी दिन की वैल्यू को हम 50 को ऐड कर देंगे। सो अब व्हाट आई एम राइटिंग हियर, वैल्यू ऑफ बॉन्ड ऑन 30th of June 2013। तो वो कैसे निकलेगा मेरे पास, इन अगले 50-50 रुपयों की प्रेजेंट वैल्यू। सो इफ आई कैलकुलेट इट फॉर यू, तो यहां पे मैंने आप लोगों के लिए लिखा है, पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये 30 जून वाले टाइम पीरियड को मैंने क्या माना हुआ है आप लोगों की कैलकुलेशन में, ईयर 0 की तरह, कि मैं क्योंकि किस पॉइंट ऑफ टाइम पे निकाल रहा हूं वैल्यू, 30 जून को निकाल रहा हूं। 30 जून को जो 50 रुपए मिले उसके ऊपर प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कुछ भी लगा ही नहीं, उसके बाद आगे से 1 2 3 आगे एज इट इज शुरू हो जाएंगे। और सिमिलर तरीके से अगर आप वैल्यू ऑफ बॉन्ड निकालोगे, टोटल करोगे लास्ट में, यू विल गेट 952.878। तो मेरे पास इस 50 रुपए को एज इट इज जोड़ के और इन बाकियों की वैल्यू निकाल के, इस टाइम पर बहुत ध्यान से समझना है, इस टाइम पर वैल्यू कितनी निकली, 952.878, ठीक है। पर ये वैल्यू अगर मैं इसको अब इस छोटी सी जगह को थोड़ा सा आपको एनलार्ज करके दिखाऊं, तो ये मेरे पास है 30 जून 2013, ये है 1 मार्च 2013, और यहां पे मुझे वैल्यू चाहिए, सर ये है 1 2013, ये है 1 मार्च 2013। तो यहां पे मुझे पता है कि जो मुझे फ्यूचर में फायदे होंगे, फ्यूचर में इनफ्लोज होंगे, उनकी प्रेजेंट वैल्यू है 952.878। बट वो मुझे पूछा है कि यहां पे वैल्यू ऑफ बॉन्ड निकालो, तो कितने महीने की ड्यूरेशन है, ये 2 महीने यहां से लेके यहां तक, ये 4 महीने है। तो फॉर हाउ मच टाइम पीरियड वी नीड टू डिस्काउंट इट, फॉर 4 months सर। हाउ टू डिस्काउंट, 952.878 इंटू 1/1 प्लस साल का रेट था 12%, इंटू सिर्फ कितने महीने के लिए डिस्काउंट करना है मुझे, 4 महीने के लिए। सो इफ यू डिस्काउंट इट, देन बाय डिफॉल्ट फाइनल आंसर दैट विल गेट विल बी 916.23। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाता है 916.23। 916.23। सर इसको अगर 2 महीने के लिए और डिस्काउंट कर दें तो फिर से ये वाली वैल्यू आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी, आप चेक करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यही डिस्काउंटिंग और कंपाउंडिंग की ब्यूटी है कि अगर आप ध्यान से इसको समझ के करें, कि अगर आपको प्रॉपरली अंडरस्टैंडिंग हो तो कभी आपको प्रॉब्लम नहीं आती है। तो ये मेरे पास 3 आंसर इस क्वेश्चन के निकल कर आते हैं। 916, थर्ड आंसर 916 point something. So this was the question that is repetitively asked in exams so many times. At least 20-25 participants have sent me this particular question, and this is answer for all of you. If you have already passed, great. If you have not, then you can practice these type of questions also. There is one more question that is there. I'm going to discuss that second question over here, and that is again very easy question sometimes, but in exam जब आपको आंसर मैच नहीं होते तो दिक्कत हो जाती है। So this is saying, quickly I'm doing, Ramesh and Company's leading manufacturer of healthcare products had a return on equity. Return on equity is known as R, is 31.4%.
Return on equity, whatever you have invested in equity, on that how much return you are going to generate. And paid out 36% of earnings as dividend. So dividend payout ratio is DP ratio is 36%. So how much will be my retention ratio? 64%. जितना हम रिटेन करें, जितना हम कमाएंगे उसमें से इतना बिजनेस में ही दोबारा लगा दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है इट अर्नड अ इनकम ऑफ 1625 मिलियन ऑन बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी ऑन 5171 मिलियन as a consequence of healthcare reforms. It is expected that return on equity will drop to 25% in 1993 and that the dividend payout ratio will remain unchanged. जो DP ratio है वो unchanged रहेगी, पर जो आप लोगों के पास ROE बोल लो उसको, चाहे या सिंपल R बोल लो, that will fall to 25%. अब आपसे वो पूछ रहा है कि estimate the growth rate of earning based on 1992 figures. तो ग्रोथ रेट का हम लोगों के पास फॉर्मूला है गब्बर फॉर्मूला. गब्बर सर कैसे? G is equal to B into R. B means रिटेंशन रेशियो, R means रिटर्न ऑन इक्विटी. तो क्या 1992 का तो आपके पास रिटेंशन रेशियो है? आंसर इज यस. एंड R क्या है? 31.4. So if you will solve it, then how much growth rate you will get? I think 20.10% approx. If you want to calculate it, then you can over here is equal to 0.64 into 31.4, 20.096 or 20.10%. So this is the answer of your first part. Then in the third part it is very easy. Estimate the growth rate after 1993 when the ROE has declined to how much? 25%. Now R is 25%. That numbers of 1993 can be sustained in future. Whatever the 1993 concepts, that is to be taken to future years. So in that situation, the ROE is 25% and the DP ratio and retention ratio I should say 64% retention ratio. So how much is the growth rate in that case? 0.64 into 25. So if I calculate this for you again, then it will be is equal to 25% into 0.64. So it will be 16%. The answer of your last part is 16% growth rate will be there. But what about the second part? Second part is a bit interesting. Try to understand it, because even if you'll get the answer in some of the books, you will not be able to understand this answer. That I can tell you with surety. So try to understand this. It says estimate the growth rate in 1993 itself when ROE drops from 31.4% to 25%. ये आपको बोल रहा है कि जब ये 1992 तक तो 31.4% से हम लोग रिटर्न कमा रहे थे, उसका जब 25% ये हुई 1993 में, तो उस साल में कितनी ग्रोथ है आपके इसमें. अब ध्यान से समझना कि वो कैसे निकलेगी. एंड आई एम गोइंग टू टेल यू द लॉजिक्स, नॉट द फॉर्मूला. देयर इज वन फॉर्मूला टिपिकली रिटन, बट यू शुड नॉट फॉलो दैट. इस साल में जो ये 1992 का ईयर था, इसमें हाउ मच इनकम आई अर्नड? 1625. हाउ मच इनकम आई हैव अर्नड? The answer is this 1625. And how much was book value of equity invested in this year? 5171 million. Correct? And that is why if you will calculate, then this return is 31.4% as given in the question. So question is validating itself. अब जब आपने 1625 का कमाई रिटर्न, इसमें से you have paid 36% as dividend, whereas 64% you have retained. So can you please tell me that how much amount of 1625 that you have retained in the business? That means that will be part of the reserve and surplus and book value of equity. बिल्कुल बनेगा सर. तो कितना अमाउंट आएगा ये 1625 into 64% equal to 1625 into 0.64, 1040. So यहां पे हाउ मच अमाउंट यू रिटेन्ड आउट ऑफ 1625? 1040. तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि हाउ मच विल बी द बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी फॉर द नेक्स्ट ईयर 1993? दैट इज दिस. 1993 के लिए क्या होगी हमारी बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी? 5171 प्लस 1040.
तो कितना आएगा ये हमारे पास, पहले था 5171, तो अब टोटल कितना हो जाएगा हमारी बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी 6211, सो इट विल बी 6211। अब सेकेंड 1993 ईयर के लिए हमारी जो पैसा लगा हुआ इक्विटी में वो कितना लगा है 6211, और इस दौरान जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इक्विटी कमाई गई वो कितनी कमाई 25%। सो क्या मुझे बता सकते हो कि हाउ मच रिटर्न यू हैव जनरेटेड, हाउ मच प्रॉफिट्स और अर्निंग्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स यू माइट हैव जनरेटेड। सब निकाला जा सकता है, मल्टीप्लाइड बाय 25% इज इक्वल टू दिस मल्टीप्लाइड बाय 25%। तो इस साल में मेरी इनकम हुई 1552.75। दिस इज द इनकम फॉर 1993। तो मुझे ये पूछ रहा है कि जब ये ड्रॉप हुआ तो इस साल में 1993 में 1992 के कंपैरिजन में कितनी ग्रोथ थी। तो अगर मैं अब आपसे पूछूं कि कितनी ग्रोथ थी, तो पिछले साल में योर अर्निंग वाज 1625, इस साल में बेस्ड ऑन इवन द इंक्रीज्ड अमाउंट ऑफ इक्विटी योर अर्निंग इज 1552। तो क्या ग्रोथ है कि डिक्लाइन है? द आंसर इज सर डिक्लाइन, और आई कैन से नेगेटिव ग्रोथ रेट। बट हाउ मच परसेंटेज? अगर मैं आपको कभी पूछूं कि आज 100 रुपए है किसी चीज की वैल्यू, कल को 110, तो हाउ मच इज द ग्रोथ? सर 10%। निकलेगा कैसे? बाद वाली वैल्यू माइनस पहले वाली वैल्यू डिवाइड बाई पहले वाली वैल्यू। सो हियर ऑल्सो बाद में इस साल में कितनी हुई हमारी अर्निंग 1522.75 माइनस पिछले साल कितनी थी 1625 डिवाइड बाय 1625 मल्टीप्लाइड बाई 100 परसेंटेज करने के लिए। तो दिस ग्रोथ रेट विल बी नेगेटिव, this growth rate will be negative if you calculate this. This will be the answer, negative of 4.45. There will be negative growth rate of minus 4.45. The answer of this question, this part is given very wrongly or very in a different manner, I should say. Wrongly तो नहीं मैं बोलूंगा, but different manner, जो कि देख के भी समझ नहीं आता। तो समझना है 1625 1992 में कमाया था, उसमें से 64% रिटेन कर लिया था। अब अगले साल के लिए उसके ऊपर जो अर्न करा बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी के ऊपर 25%, तो भी जितना पिछले साल की अर्निंग थी उसके कंपैरिजन में वो गिर चुकी है। ठीक है, तो अब आपको कुछ भी एक्स्ट्रा अर्निंग नहीं हुई। So this was all about these two case studies. Those are there in exams. The first one is very, very important. You might get that case study in your exam. So do revise these case studies before going to exam. If any query is left, then you can direct message me. Do subscribe this channel. You will get updates over here. And if any doubts or detailed sessions or classes are required, then you can message or call me up on these particular numbers. Other than this, the extra standard deviation questions and if any other questions that you face in your exam, you can directly post me. The Microsoft Word file and the Excel file will be available in your description. So you can download those files from there to see the exact calculations, or during the video you can pause the video and see the calculation or do the calculation on your own. So do practice, do well, best of luck for your exams.